ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर कल भी थी, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर अब भी बनेंगी। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार, TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। तमाम लोगों को ऐमान रिजवी का सतरंगा सलाम। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं चेहरा तो हमारा है। जिस तरह आपने कल बंगाल को देखा कि किस तरह बंगाल की एक फतह हुई, एक बहुत ज़बरदस्त एक ऐतिहासिक जीत ममता बनर्जी ने अपने हिस्से में डाली और एक इतिहास रचा कि वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा सीट लेकर कामयाब हुई। लेकिन बीजेपी सरकार या आरएसएस सरकार किस तरह उनसे नाराज़ हो गई, किस तरह उसको लगा कि हमने कितनी ज़बरदस्त ड्रामेबाजी करी। ये एक ऐसी इलेक्शन का एक ऐसी स्टेट थी कि जहां बीजेपी ने तमाम चीज़ें झोंक दी थी। यानी कि बिलीव करने वाली बात नहीं है कि जहां बीजेपी प्लस आरएसएस प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस प्रधानमंत्री मोदी जी प्लस होम मिनिस्टर टकलूशा प्लस तमाम सेंट्रल एजेंसी प्लस स्ट्रीम मीडिया, उफ अल्लाह उफ, इतने लोग भी मिलकर पूरा भारत लग गया और एक ममता को नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि ममता तो ममता थी, ममता का पैकर थी, ममता तो माँ थी और माँ के लिए तमाम शक्तियां जमा हो जाएं वो माँ का मुकाबला नहीं कर सी। ये वाली बात ममता बनर्जी ने सिद्ध करी कि अगर माँ हो तो कितने नरभक्षी कितने राक्षस आ जाएं वो उसको हरा नहीं पाते। और इन तमाम जाफरानी गुंडों ने, इन चाटुकारों ने, इन स्ट्रीम मीडिया ने, इन आरएसएस के दलालों ने, इन तमाम ही जो पार्टी के साथ चाटुकार लोग थे, इन्होंने एक गेम प्ले करा कि जब ममता बनर्जी जीत चुकी थी, अनाउंस हो गया था, लाइव पर चल गया था, उसके बाद इन्होंने एक ऐसा वार करा ममता बनर्जी पर कि नंदीग्राम की सीट पर कहा कि नहीं ममता हार गई। यानी 1.5 घंटे बाद इनको रियलाइज हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वही सीन इन्होंने, अगर आपको याद हो, बिहार में भी करा था कि बिहार में 100 से ज्यादा एमएलए जीत चुके थे, सर्टिफिकेट मिल चुका था, बाद में उनसे सर्टिफिकेट छीन के कहा था कि नहीं नहीं यहाँ बीजेपी जीती है। तो सेम बंगाल में पूरे में तो नहीं कर सकते थे, लेकिन नंदीग्राम की उस सीट पर जहां ममता बनर्जी लड़ी थी और दूसरा जो बंदा ईमान फरोश, एक दलाल, एक पूरा का पूरा ऐसा ईमान फरोश आदमी जो बिक गया था, ममता बनर्जी की पार्टी का था, और बाद में उस दागी और बागी एमएलए ने अपनी पूरी की पूरी इंसानियत बेच दी थी, अपनी वफादारी बीजेपी को दे दी थी कुछ पैसों के चक्कर में। और बीजेपी ने नंदीग्राम से उसी आतंकवादी को, भगवा आतंकवादी को, जो कभी टीएमसी के लिए काम करता था, टीएमसी ने उसको पहचान दी, टीएमसी ने उसकी औकात से ज्यादा उसको इतना दिया कि एक एमएलए बना के पूरी लोकेशन में उसकी एक पहचान बनवाई। उसी गद्दार दागी बागी एमपी ने बीजेपी को ज्वाइन करा। हो सकता है 20-50 करोड़ मिल गए हों, उतने उसके ख्वाब में भी नहीं आए हों, तो वहां पर उसको गद्दारी करके खड़ा करा गया। और जब ममता बनर्जी जीत गई तो बीजेपी वालों को लगा कि नहीं, हम ममता पे जाते जाते आखिरी बार जरूर करके जाएंगे, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, यहां ममता नहीं जीती। कमाल की बात है कि भारत में कौन काम करता है? हमारे जो इलेक्शन मैनेज करता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है, इलेक्शन में कोई अराजकता ना फैले, हमारी ईवीएम को कौन सिक्योर करता है? कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन कमाल ये देखिए कि यहां पर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। बीजेपी की आईटी सेल का हेड अमित मालवीय एबीपी न्यूज पर लगा देता है कि नहीं, ममता बनर्जी हार गई और हमारा प्रत्याशी जो हमारा एमएलए था, बीजेपी का दागी बागी एमएलए था, वो जीत गया। लेकिन इनका मोदी मैनेजमेंट इतना घटिया है कि जिस वक्त एबीपी न्यूज पर अमित मालविया का स्टेटमेंट आ रहा था, उसी वक्त नीचे येलो लाइन जो कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रही होती है, उस पे लिखा आ रहा था कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो है वो इतने इतने वोटों से जीत गई।
कितने जलील हैं ये लोग। मतलब अपनी जलालत से बाज नहीं आते हैं कि बस किसी भी तरह हमें कमीनपन करना है, ये बाज नहीं आते। रिजल्ट आपके सामने। अगर आप ममता की सीट को हड़प लेंगे तो क्या ममता चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगी? सोचने लायक बात है कि बंगाल में जितनी सीटें निकाली, आई थिंक ममता बनर्जी ने 217 सीटें निकाली, तो क्या वो 217 जो एमएलए बने वो अपने फेस पर बने? नहीं, वो ममता बनर्जी के फेस पर बने, वो टीएमसी पार्टी के फेस पर बने। यानी ममता बनर्जी के इतने जलवे थे, इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू थी, जब तो 217 एमएलए वो ममता पार्टी के आए। तो इन्होंने ममता को हराकर ये सोचा कि नहीं, ममता की कोई वैल्यू नहीं, हम ममता को हरा देते हैं। ये कहते हैं कि देखो ममता अपनी सीट भी नहीं निकाल पाई। तो ये धांधली है कि इलेक्शन कमीशन मुंह पे दही चिपका के बैठा रहता है और तमाम बीजेपी के आईटी सेल जो हैं ये काम अंजाम देते हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। आपने आसाम में देखो, आसाम में कितनी वीडियो ऐसी आ रही थी जहां मशीनें जो हैं वो किडनैप होके बीजेपी की गाड़ियों में जा रही थी, और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा था कि नहीं भाई, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, खच्चर नहीं था, घोड़ा नहीं था, आदमी नहीं था, इसलिए वो तमाम मशीनें हमने बीजेपी के उन्हीं पार्षदों से कहा कि तुम ले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ियां हैं। व्हाट ए लॉजिक, क्या सियापा चल रहा है। और आसाम में भी कैसे बिल्कुल वही करा जो इन्होंने बिहार में करा था, आसाम में भी इन्होंने ऐसे ही लूट मार मचाई। कमाल यह है कि 10 जगह स्टेट में शायद इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 7 जगह बीजेपी को जलील होना पड़ा, सिर्फ 3 जगह ये बन पाई। तो ये सारे के सारे ड्रामे इनके चल रहे हैं कि एक औरत को हराने के लिए पूरा मोदी मैनेजमेंट, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी सीआईबी, ईडी, धमाके, फलाने स्ट्रीम चैनल सबको लगा दिया। लानत हो तुम्हारे ऊपर, तब भी तुम ममता को नहीं हरा पाए, जलील हो गए। ममता ने तुम्हें, तुम्हारे हरामीपन को धपड़धुस कर दिया। बंगाल में तुम्हारे मुंह काले कर करके तुम्हें ऐसी लात मारी कि तुम सबको उसी सीवर में घुसा दिया जहां से तुम बदबू फैलाते हो पूरे साल, पूरे 5 साल। और ममता ने कहा अब की बार ममता सरकार, तुम्हें कर दिया बाहर। तो ये सीन है कि कुछ भी करो, कहीं से भी लूटो खसीटो। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर कल भी थी, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर अब भी बनेंगी, और हम तमाम लोग आपके साथ उनको मुबारकबाद देते हैं। मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं है, मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी हार ही नहीं सकती, उनको जबरदस्ती फर्जीवाड़ा करके इन्होंने दोबारा हाराया। एक बार कह दिया बंदे को तू जीत गया, 2 घंटे बाद नहीं तू हार गया। तो ये इतने बेमान लुच्चे लफंगों की पार्टी का नाम है बीजेपी पार्टी, जो हमारे ऊपर सत्ता में बैठी है। जबरदस्त पार्टी, जबरदस्त पार्टी, पूरी दुनिया में तुमने हमें भत पिटवा रखी है। जैसे मैंने आपसे कहा, कल भी मैंने कहा था कि बिहार के एक शेर थे शहाबुद्दीन, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन भी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आज इसमें लालू प्रसाद की पार्टी से थे और जिन्होंने लालू प्रसाद को लालू प्रसाद बनाया। उनके इतने जलवे थे, वो इतने शेर थे कि आज भी शहाबुद्दीन के एरिया में जाके आप शहाबुद्दीन को गलत नहीं बोल सकते। अगर वो गुंडे होते, वो क्रिमिनल होते, तो इलाके वाले तो उनको खुश होते ना, जब वो जेल में थे जब भी खुश होते, उनकी मौत पे भी खुश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इलाके वाले उनकी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। उनको दिल्ली की जेल में कल मार दिया गया, 2 दिन पहले उनको कत्ल कर दिया गया, और वही आपदा में अफसर ढूंढा गया, एक ठप्पा वही जो इनका कारगर है कि कोरोना की मौत बताकर ये तमाम लोगों को निपटा रहे हैं और सिर्फ कोरोना कोरोना करे जा रहे हैं। शहाबुद्दीन को मारा गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी डेड बॉडी को ना तो उनकी फैमिली को दिया गया, ना उनके गाँव भेजने के लिए तैयार हुई ये सरकार, क्योंकि इनको पता है कि डेड बॉडी गांव जाएगी तो हो सकता नजर आ जाए वो जख्मों के निशान नजर आ जाए जो सरकार ने उनको टॉर्चरिंग करी होगी जेल में। उनको पता नहीं, हो सकता है उनको जहर का इंजेक्शन दिया, या हो सकता है उनके भी दिल गुर्दे फेफड़े निकाल रखे हो। इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम शहाबुद्दीन की जो डेड बॉडी है वो नहीं देंगे, और दिल्ली के कब्रिस्तान में आज उनकी तदफीन हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए जो बड़े खुश खुश बैठे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। अब वो लोग अपने
अपनी अपनी बारी का इंतजार करें कि इनके हाथ में एक आपदा में अफसर नाम का कोरोना लल्ला हाथ में आ गया कि जो भी इनका एंटी होगा उसको ये टपका देंगे और कोरोना का ठप्पा लगा देंगे। जेलों में जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबको मारा जाएगा। लालू प्रसाद के साथ इनकी डीलिंग पहले ही हो गई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप जाकर मेरा उस वक्त का लाइव सुनते हैं जब बिहार में इलेक्शन चल रहा था, मैंने तब भी आपसे कहा था कि किसी वक्त भी लालू प्रसाद बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के साथ लालू प्रसाद की डीलिंग हो गई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने यानी तेजस्वी यादव ने 3 आरएसएस के बंदों को एमएलए का टिकट दिया था बिहार से, और उसके बदले में इनकी डीलिंग हुई थी कि लालू प्रसाद बाहर आएंगे, और लालू प्रसाद बाहर आ गए। क्योंकि अगर लालू प्रसाद इनका कहना ना मानते, पार्टी आरएसएस को टिकट ना देती, तो हो सकता है अगला नंबर लालू का होता और लालू प्रसाद को भी मार दिया जाता। क्योंकि तेजस्वी ने हाथ मिला लिया था आरएसएस से, इसलिए उसकी वजह से लालू प्रसाद की जिंदगी को इस सरकार ने बख्श दिया है, और कल लालू प्रसाद बाहर आ चुके हैं। अब जितने भी बड़े बड़े नेता, राजनेता, पॉलिटिशियन जितने जेल में, वो अपने नंबर का इंतजार करें कि अगला नंबर किसका है। अब शायद इस बार टकलू जो है मुख्तार अंसारी जो हैं, जो बहुत बड़े, जिनको एक क्रिमिनल सरगने कहते हैं। कमाल की बात है ना, बीजेपी में अगर आप रेप करते हैं तो आप पवित्र हैं, आप मर्डर करते हैं तो भी आप पवित्र हैं, आप तमाम इतिहास रचते हैं, तमाम गंदगी फैलाते हैं, आप पवित्र हैं। लेकिन अगर वही काम दूसरा बंदा या दूसरी पार्टी का कर देता है तो वो मुजरिम कहलाता है। तो सेम यही कहानी है। आपके शायद मुख्तार अंसारी का नंबर हो, उसके बाद शायद आजम खान पे हाथ साफ करें। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी मासूम मजलूम मुसलमान जेलों में बंद हैं, अब के उनका नंबर है, उनको कोरोना के नाम पे निपटाया जाएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बहुत भयानक न्यूज की तरफ। मैं आज लाइव नहीं आना चाहती थी, मैं सोच रही थी नहीं लाइव ना आया जाए, रोज रोज लाइव आओ तो वैल्यू भी कम होती है, थोड़ा व्यूवर्स भी कम आते हैं, तो कभी कभी आओ तो ज्यादा वैल्यू बढ़ती है। तो मैं सोच रही थी कि नहीं आज लाइव ना आऊं, लेकिन फिर मेरे पास मैंने इंटरनेशनल न्यूज जैसे मैंने रात सुनी तो मेरे हाथ से तोते उड़ गए कि इतनी खतरनाक न्यूज, और हम इस बात से अनजान है कि हमारे भारत में हो क्या रहा है और हमें पता नहीं। और हमारी बदनसीबी है कि इस न्यूज को पढ़ने के लिए हम इंटरनेशनल न्यूज पर जाकर देखते हैं कि जहां हमारे भारत की किल्लियां बिखर रही होती, क्लीन बोर्ड करा जाता है कि देखो ये है भारत, बलात्कारी भारत। आपको पता है कि जिस आपदा को, जिस फर्जी कोरोना लल्ला को ये हाथ में झुला रहे हैं, जो फोटोशॉप वाला कोरोना लल्ला है, उसके साथ इन्होंने कितने ड्रामे कर रखे और आपको डरा डरा के मारा जा रहा है। मर रहे हो, ये हो रहा है, मर जाओगे, उचित दूरी बनाओ, बार बार हाथ धो, मास्क लगाओ, ये करो, फलाना करो, और आप भी कहीं ना कहीं 25% इस बीमारी पर यकीन करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब कोरोना का ये टेरर लेकर आए थे, जब कोरोना चाइना में आया था, मैं उस वक्त से कह रही कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, ये फर्जीवाड़ा। मैं जब भी कह रही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है, ये एक डिपॉपुलेशन का तरीका है कि डिपॉपुलेशन करेंगे, लोगों को मारेंगे। ये एजेंडा 21 है जिसमें 21% लोगों को जिंदा रखा जाएगा। मैं तो 1.5 साल से ये वाली बात कह रही हूं, मैंने एक बार भी इस बीमारी को दिल से एडमिट नहीं करा कि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है। आपको तो इतना डरा दिया जाता है कि हाथ लगाओगे तो मर जाओगे, मछली जल की रानी है वाला हिसाब करा दिया कि कोरोना आपके लिए ऐसा कर दिया कि जैसे आप हाथ लगाओगे तो आप मर जाओगे। लेकिन कमाल की बात देखिए कि इस कोरोना के पीछे क्या स्कैंडल चल रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर उन पेशेंट्स के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जो कोरोना के नाम पे हॉस्पिटल में खूबसूरत लड़कियों को एडमिट करा गया है या क्वारंटाइन करा गया। ये एक केस नहीं है, केसों की पूरी फहरिस्त है, ये एक केस नहीं है। 20 साल की लड़की पटना महाराष्ट्र में क्वारंटाइन थी, जहां पर उसके साथ लगातार रेप करा गया हॉस्पिटल के अंदर। ये महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन है। 2 डॉक्टरों ने गैंग रेप करा एक लड़की के साथ पटना बिहार में, जब वो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कोविड सेंटर गई थी। वहां पर 2 डॉक्टर उसको जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं। किसी स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया? नहीं दिखाया। कैलरा में एक मरीज, सीरियस मरीज जिसको बता रहे थे कोरोना के पेशेंट है, वो एम्बुलेंस में अकेली जा रही थी। उसके घर वालों को बैठने नहीं दिया गया कि नहीं नहीं कोरोना की पेशेंट है, इसको अकेले जाने दो। गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो अटेंडेंट थे, रास्ते में गाड़ी रोकते हैं, उस लड़की के साथ रेप करते हैं।
कैन यू इमेजिन कि एक लड़की जो मरने की कगार पे है, जिसको हॉस्पिटल ट्रांसफर कराया जा रहा है, केरला में उसको रास्ते में रोककर उसका रेप कर दिया जाता है। तीसरी न्यूज फिर एक और है जो बीबीसी लंदन दिखा रहा है, मैं नहीं बता रही, बीबीसी लंदन दिखा रहा है कि दिल्ली में एक 14 साल की बेटी को हॉस्पिटल में उस वक्त रेप कर दिया गया जब वो कोरोना की पेशेंट बनाकर हॉस्पिटल में लाई गई थी। ये बीबीसी लंदन की न्यूज है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप करा गया, ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। वेंटिलेटर पे पड़ी एक लड़की को, वेंटिलेटर पे जहां इंसान आखिरी सांस गिन रहा होता है, ये भारत की बात है, ये मेरे भारत की दरिंदगी बता रही हूं, किसी दूसरे मुल्क की नहीं बता रही, कि वेंटिलेटर पे रखी हुई एक जवान खूबसूरत लड़की को वहां के अटेंडेंट और डॉक्टर बारी बारी गैंग रेप करते हैं। व्हाट ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट ए कोरोना, क्या लल्ला कोरोना को पाला है और तुम्हारी बेटियों के साथ क्या मुंह काला कर रहे हैं ये नरभक्षी सारे के सारे डॉक्टर, अटेंडेंट, ये सारे के सारे ड्राइवर। मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूं कि हम कैसे मान लें ये जितने भी कोरोना का इलाज कर रहे हैं ये आया डॉक्टर हैं भी या नहीं। मैं तो 2 दिन से लगातार आपसे ये वाली बात कह रही हूं कि मुझे तो ये पीपीई किट में आरएसएस के नरभक्षी दरिंदे लगते हैं। और मेरी बात सही हो गई कि देखिए इतनी सारी न्यूज मैंने आपको बताई, कम से कम ये 10 केस वो पूरी की पूरी उन्होंने डिटेल दे रखी थी कि ये इस पेपर में है, ये इस पेपर में, ये इस पेपर में। यानी जिस कोरोना से आपको डराया जा रहा है और जिस कोरोना की वजह से मेरे हिंदू भाई अपने अपनों की अर्थियां लेकर नहीं जा रहे, सड़कों पर छोड़कर भाग रहे हैं, हॉस्पिटल में छोड़कर भाग रहे हैं कि मर ना जाए हम, हमें कोरोना ना हो जाए। आपकी बेटियां जो आप हॉस्पिटल में छोड़कर आ रहे हैं वो वहां के नरभक्षी डॉक्टर या आरएसएस के एजेंट आपकी बेटियों को माले गनीमत समझ के नोच रहे हैं। इतना वाला जुल्म हमारी बेटियों पर। कौन सा कोरोना है कि तुम्हें हर जगह आपदा में अफसर सूझ रही है, तुम हर चीज को आपदा में अफसर बना रहे हो कि एक तरफ तो तुम इस बीमारी को ऐसे कह रहे हो लेकिन जब उस लड़की के साथ गलत काम करते हो तब कोरोना नहीं होता। कौन सी बेटियां हैं ये जिनको तुम हॉस्पिटल में लूट रहे हो? 10 न्यूज तो ये मेरे पास हैं अलग अलग स्टेट की, ना मालूम कितनी ऐसी न्यूज होंगी जो पेपरों की जीनत नहीं बनती होंगी, इंटरनेशनल उन पर नजर नहीं होती होगी। और कमाल की बात है इनमें से एक भी न्यूज मेरे भारत के किसी यूट्यूब चैनल पर, मेरे भारत के किसी स्ट्रीम चैनल पर, मेरे भारत के किसी न्यूज पेपर की हेडिंग नहीं बनी। और तमाम लड़कियां ये देखिए कि कोई 20 साल की, कोई 17 साल की, कोई 14 साल की, जिनके साथ ये तमाम हरकतें की गई, कहीं गैंग रेप करा गया, कहीं रेप करा गया। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।